हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 9th के चैप्टर नंबर फर्स्ट। ऑलरेडी इस चैप्टर से रिलेटेड मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ पहले उन वीडियो को देख लें ताकि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बार थोड़ा सा क्विक रिकैप कर लेता हूँ कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में किस चीज़ के बारे में स्पेशली डिस्कस किया है। तो हम लोगों ने जो मेरा पहला इसका जो पार्ट 1 था, उस पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कैसे एक डेट थी। वो डेट कौन सी थी? 14 जुलाई 1789। उस 14 जुलाई 1789 से कैसे जो था फ्रांस के अंदर एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, कैसे वायलेंस हो जाती है, कैसे सारे लोग घर से बाहर निकल जाते हैं, ये चीज़ हम लोगों ने वहाँ पे देखी। सेकंड पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कैसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिंसेस के साथ राजा की शादी होती है। राजा के पास ज़्यादा पैसा होता नहीं है, एक्सपेंसेस है नहीं, मतलब आमदनी अटंदी खर्चा रुपया जैसा सिचुएशन था। तो राजा क्या करता है, वो सारी सिचुएशन देखी थी। इसके बाद मैंने फिर आपको बताया था कैसे वहाँ पे 3 स्टेट्स थे। फर्स्ट स्टेट जो थे ना हमारे क्लर्जी, नोबल्स एंड पीजेंट्स जो थे हमारे थर्ड स्टेट्स के। इस तरीके से मैंने सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर था वो बताया था। अब हम बात करने वाले हैं हमारे इसी सीरीज का जो वीडियो नंबर 3 है। और इस वीडियो में मैं अगर आप लोगों को बताऊं जिस पे आज हम स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं, वो टॉपिक है हमारा द स्ट्रगल टू सर्वाइव। स्ट्रगल टू सर्वाइव का मतलब क्या हो गया कि जीने के लिए ना, एक सर्वाइव करने के लिए उन लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल आप सोचो जरा कि अब सर हमारे पास कुछ बचा नहीं है, अब तो सिचुएशन ऐसी हो गई कि बस हम दाल रोटी खा लेना तो भी हमारा काम हो जाए, ऐसी सिचुएशन हो गई थी। मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं किस चीज़ के लिए? सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए भी उन लोगों को क्या करना पड़ रहा है? स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये हमारा स्पेशलिस्ट टॉपिक में हम इसको आज डिस्कस करेंगे। तो मैं एक थोड़ा सा सिचुएशन बता देता हूँ फ्रांस के अंदर हुआ क्या। देखो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, क्यों सर्वाइव करने के लिए लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो इसके पीछे का रीजन जो है, इसके पीछे का रीजन ये है कि फ्रांस में क्या हुआ था उस समय। फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी, अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ 1715 के अंदर फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो अप्रोक्सीमेटली कितनी थी? 2.3 मिलियन। कितनी पॉपुलेशन थी? 2.3 मिलियन ही फ्रांस की उस समय की पॉपुलेशन थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जो राजा का टाइम पीरियड था, जहाँ लुई 16 राजा था, किंग बना था, वो डेट थी हमारी 1789। और 1789 आते आते जो थी पॉपुलेशन इंक्रीज होकर कितनी हो जाती है? 2.8 मिलियन। मतलब लगभग 50 लाख लोगों की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है इन 74 ईयर्स में। ठीक है, पहली चीज तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये हुआ कि पॉपुलेशन बढ़ गई है। पॉपुलेशन बढ़ गई, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद क्या होता है, पॉपुलेशन तो बढ़ जाती है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने के कारण क्या होता है आप सोचो जरा, अगर जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा फूड की रिक्वायरमेंट होगी, है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा फूड। इसको आप समझो जरा, एक छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ हमारे डेली रूटीन से रिलेटेड। आप लोगों ने देखा होगा फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर पे अगर फॉर एग्जांपल 5 फैमिली मेंबर्स है, अगर आज की तारीख में 5 फैमिली मेंबर्स है और उनके लिए घर पे इजीली फूड अवेलेबल है, बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सोचो जरा, सडनली किसी कारण से, किसी रीजन से आपके घर में 5 से 50 लोग आ जाते हैं और एक्स्ट्रा। अब उनके लिए फूड जो है, वो घर में जितना फूड अवेलेबल था शायद अब उतना फुलफिल ना होगा, कुछ ना कुछ किसी ना किसी फूड्स की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। ठीक है, आप लोगों ने वो भी मैनेज कर लिया, नहीं सर हम तो बहुत रईस है, हमारे घर पे तो बहुत पैसा, कोई दिक्कत नहीं, 5 या 50 भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 50 भी आ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब सोचो जरा, उस 50 की जगह अगर 50 लाख लोग आ जाए तो क्या होगा? हाँ, 50 लाख लोग आ जाएंगे तो अब तो भैया किसी का भी घर हो, भले धीरू भाई अंबानी ही क्यों ना हो, या उनके जो लड़के हैं जिनका नाम है मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी, ये भी क्यों ना हो, इनके बस की भी बात नहीं होगी, क्योंकि इतना फूड घर पे अवेलेबल नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, इतना फूड अवेलेबल घर पे नहीं है। हो सकता है वो मार्केट से ला के फूड को खिला सकते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट आज की तारीख में अभी राइट नाउ इतना घर पे अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन फ्रांस की हो रही थी। फ्रांस की जो पॉपुलेशन रैपिड ग्रोथ से बढ़ रही थी ना, तो उसके कारण क्या हो गया कि फूड जो थे, फूड की अवेलेबिलिटी कम हो रही थी एक तो, और दूसरा फूड के प्राइस इंक्रीज हो रहे थे। फूड के प्राइस कैसे इंक्रीज हो रहे थे? और सोचो जरा, अगर कोई चीज मार्केट में बहुत कम है, लिमिटेड है, उसको परचेस करने वाले जो लोग अगर ज़्यादा है तो उसका रेट ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएगा। सोचो ना जरा, अगर मार्केट में फॉर एग्जांपल जो फूड्स थे, इन फूड अवेलेबल इतने है ही नहीं, बहुत लिमिटेड है, तो ऑब्वियस सी बात है हर कोई इसे परचेस करना चाहेगा। और हर कोई अगर जब इसे परचेस करना चाहेगा तो इसके कारण क्या होगा, इन फूड की प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और यही हुआ फ्रांस के अंदर। फ्रांस के अंदर क्या हो रहा था, फूड की प्राइस इंक्रीज हो रही थी, स्पेशली कौन से फूड, जो उनके इसेंशियल फूड हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल
जो वो ब्रेड खाते हैं, जो उनका डेली एज जैसे हमारे यहाँ पे रोटी खाते हैं एज इट इज वहाँ पे ब्रेड खा रहे हैं, तो वो इस तरीके जो फूड है इनकी प्राइस बढ़ते जा रही, तो लोग परचेज नहीं कर पा रहे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब इसके बाद क्या होता है कि जो फ्रांस के लोग थे, आप बोलोगे सर फूड के प्राइस बढ़ रहे थे, क्या कमाते नहीं है क्या, ये पैसा ऐसा नहीं कमाते, घर पे बैठे रहते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ये पैसा भी कमाते हैं। ये लोग वर्क भी, जो पीजेंट्स लोग थे, जो वर्कर्स थे, जो कहीं फैक्ट्रीज में भी वर्क कर रहे थे, जो धीरे धीरे कहीं ना कहीं जिस भी जगह पे जहाँ से इनको वेजेस मिलता था, तो ये जो लोग थे इनको जो वेजेस मिल रहा था ना, वेजेस जो था इस स्पीड से नहीं बढ़ रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि फूड के प्राइस तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है, पर जो वेजेस है, जो सैलरी मिल सकता हूँ मैं, या जो डेली उनको तनख्वाह दी जा रही है, या डेली जो भत्ता दिया जा रहा है, ये उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा था। मतलब ये हुआ कि फूड के प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, वेजेस इतनी तेजी से बढ़ नहीं रहे थे, तो लोगों के पास सर्वाइव करने के लिए इतना पैसा था नहीं कि वो डेली जाके जो फूड है मार्केट में उनको धीरे धीरे या परचेस कर सके। तो इसी पूरी सिचुएशन को बोला जाता है सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे लोगों को सर्वाइव करना, रहने में ही डिफिकल्टी आ जाए, वो लोग खरीद ही नहीं सकते हैं, जो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट जो फूड है वो फूड ही नहीं खरीद सकते हैं। ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब? ठीक है, अब इसके बाद क्या सिचुएशन होती है, अगर इसके बाद अगर हम आगे देखेंगे सब्सिस्टेंस क्राइसिस की सिचुएशन, तो वही हम लोगों ने देख लिया कि कैसे इन लोगों को फूड परचेस करने में डिफिकल्टीज आ रही थी। इसके रीजन 2-3 हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फूड के प्राइस बढ़ रहे थे, फूड के प्राइस बढ़ने का रीजन एक ये भी हो सकता है कि उस टाइम पीरियड में स्पेशली जो क्रॉप्स थी, जो फसल हो रही थी, जो आने वाली थी, वो फसल हो सकता है 1-2 साल से शायद खराब हो गई हो, ज़्यादा अच्छी फसल नहीं आ रही हो, ये रीजन हो सकता है। वेजेस मैंने आपको बता भी दिया, पॉपुलेशन बता भी दिया, तो ये सारी चीजें हुई थी। इसी के बाद क्या होता है, वहां पे एक नया ग्रोइंग मिडिल क्लास इनविजिंग एन एंड टू प्रिविलेजेस। मतलब क्या हुआ, जो हमारा ये अभी का जो नया टॉपिक है यहाँ पे क्या है, ग्रोइंग मिडिल क्लास। ग्रोइंग मिडिल क्लास का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी में मैंने आपको बताया था फ्रांस के अंदर क्या था कि 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। पहला पार्ट कौन सा था? फर्स्ट पार्ट था क्लर्जी। सेकंड नंबर का पार्ट कौन था? तो सेकंड नंबर का जो पार्ट था मैंने आपको बताया था नोबल्स, और थर्ड नंबर का पार्ट था पीजेंट। अब इस पीजेंट्स जो ग्रुप था ना, इस पीजेंट्स ग्रुप के अंदर क्या हुआ, इस पीजेंट का जो ग्रुप था इसके अंदर बहुत सारे लोग थे। मैंने आपको बताया था कि जो धीरे धीरे एजुकेशन के थ्रू एजुकेटेड हो रहे थे। अब सोचो जरा, अगर एजुकेशन मिल रहा है तो एजुकेशन मिलने के कारण क्या होगा, एजुकेशन मिलने के कारण लोगों का लॉजिकल थिंकिंग जो है, उस लॉजिकल थिंकिंग में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट होता है। लोग सोचते हैं, तर्क करते, क्या ये चीज़ सही है, क्या ये चीज़ गलत है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं इसके पीछे एक रीज़न बता, एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। रिसेंटली एग्जाम्पल है, आप लोगों ने शायद सुना होगा विकास दुबे। विकास दुबे कानपुर वाला, बहुत फेमस डायलॉग हो गया, मैं हूँ विकास दुबे कानपुर वाला। तो ये जो विकास दुबे था, अगर आप लोगों ने देखा होगा, इस विकास दुबे की रिसेंटली पुलिस वालों ने इनकाउंटर में वो भागने की कोशिश कर रहा था, तो उसकी डेथ हो गई। अब यहाँ पे भी लोगों के जो लॉजिकल थिंकिंग 2 तरीके से डिवाइडेड हो जाती है। कैसे? कुछ लोगों का कहना है कि जो करा बहुत अच्छा करा सर, इस तरीके से जो पुलिस वालों को इस तरीके से मारे, जो आम आदमी को इस तरीके से मार दे, ऐसे लोगों का इनकाउंटर कर देना चाहिए। ठीक है, वहीं सोसाइटी के अंदर कुछ लोग ये भी है कि सर पुलिस का काम किसी क्रिमिनल्स को मारना नहीं है, पुलिस का काम है क्रिमिनल्स को पकड़ना, और पकड़ के जुडिशरी जो सिस्टम है, हमारे जो जज है, जो वकील है, जो एडवोकेट है, एक लॉ एंड ऑर्डर्स के थ्रू सारा सिस्टम्स को फॉलो करना चाहिए। मतलब लॉजिकल थिंकिंग होता है, क्या सही है क्या गलत है। मैंने दोनों बात बोली, शायद आप दोनों बात से कन्विंस हो सकते हो कि हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। तो इस तरीके से फ्रांस के अंदर भी क्या हुआ, एक नया मिडिल क्लास जो था वो बढ़ रहा था, और जिन लोगों के कारण जो फ्रांस की जो सोसाइटीज़ के जो थर्ड स्टेट्स के जो लोग थे, ये लोगों के अंदर बहुत सारा चेंजेस आ रहा था, स्पेशली माइंड के अंदर। और ये चेंजेस कर कौन रहा था? तो ये जो चेंजेस करने वाले लोग थे स्पेशली फ्रांस की सोसाइटीज़ के अंदर, बहुत फेमस फिलोसॉफर्स थे। मैं आप लोगों से 3 फिलोसॉफर्स का नाम शेयर करूंगा, शायद आप लोगों ने उनका नाम 101% सुना ही होगा। पहले का नाम है, जो फिलोसॉफर्स थे उनका नाम था जॉन लॉक। क्या नाम है? जॉन लॉक। ठीक है। सेकंड नंबर जो फिलोसोफर थे उनका नाम था जीन जैक रूसो। क्या नाम है सेकंड का? जीन जैक रूसो। और थर्ड नंबर वाले जो फिलोसोफर्स थे उनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। शायद इन तीनों फिलोसोफर्स के आप लोगों ने नाम सुने होंगे।
मैं आप लोगों को देख तो नहीं पा रहा हूँ, आप लोगों के क्या आंसर है वो सुन नहीं पा रहा हूँ, बट मुझे ऐसा पता है कि शायद आप लोगों को इन तीनों में से किसी भी एक का नाम नहीं पता होगा, ऐसा मुझे लगता है। कोई बात नहीं, बट अब मैं आप लोगों के नाम इतनी बार बताऊंगा हमारे इस वीडियो सीरीज में कि आपको याद हो जाएगा और एक दिन आप खुद बोलोगे सर पता है हम लोगों को ये कौन है। ठीक है, तो मैं फिलोसॉफर्स सबसे पहले बता देता हूँ कि फिलोसॉफर्स होते कौन है, ताकि आप लोगों को इनके बारे में समझ में आ जाएगा कि ये क्या कर रहे थे और इन्होंने कैसे फ्रांस की सोसाइटीज के अंदर लोगों के थॉट्स ओपिनियंस को चेंज कर दिया। फिलोसॉफर्स के लिए मैं एक आपको थोड़ा सा लिंक से हमारे इस टॉपिक से हट के एग्जाम्पल देता हूँ। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा एलॉन मस्क। आप बोलोगे सर फिर आप क्या बात कर रहे हो, ये नाम भी नहीं पता। कोई बात नहीं, देखो आज हम रह रहे हैं 2020 में, ये तो आपको पता है। इस 2020 में आप लोगों को क्या करते होंगे, आप लोगों को शायद जो रूटीन होगा, जो थॉट्स होगा, ऐसा होगा कि सर हम डेली जो है उठ के फिर हमारे मोबाइल ऑपरेट करते हैं, मोबाइल चला रहे हैं, हम व्हाट्सएप चलाते हैं, टिकटॉक चलाते थे, अब बंद हो गया है, टिकटॉक चलाते थे, अब फेसबुक, ये सारा वर्क कर रहे हैं। पर आज की तारीख में इस 2020 के टाइम में भी ऐसा बंदा था जिसका नाम है एलॉन मस्क। उन्होंने क्या करा, उन्होंने आज सोचा कि मैं यहाँ से इस प्लैनेट से, अर्थ से लोगों को कहाँ लेके जाऊँगा, मार्स पे। मतलब सोचो जरा, इस अर्थ से लोगों को मार्स पे लेके जाऊंगा, उस मार्स पे मैं वहाँ पे उस प्लैनेट पे क्या करूँगा, मैं वहाँ पे प्लांट्स ग्रो करूँगा, मैं वहाँ पे लोगों को रहने के लिए घर बनाऊंगा और सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कराऊंगा। ऐसा सोचना मतलब एट प्रेजेंट में जो पॉसिबल ही नहीं लग रहा, जो इम्पॉसिबल है अपने आप में ऐसा होना, शायद हम लोगों को लगता है कि मार्स में कैसे रहेंगे, वहाँ तो पानी नहीं है, वहाँ तो प्लांट नहीं है, वहाँ तो ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ पे ये चीजें नहीं है, तो वहाँ पे कैसे रहे। ऐसे टाइम पीरियड में अगर कोई आदमी सोचता है कि मैं यहाँ से उनको वहाँ लेके जाऊंगा, वो सोचा नहीं है। हाँ, ये तो सोचने में तो हम भी सोच लेते कि काश हम भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होते, तो सोचने में तो हम बहुत कुछ सोचते, पर उन्होंने ऐसा करा भी है। उन्होंने अपने जो उनका जो स्पेस एक्स जो प्रोग्राम है, वहाँ से उन्होंने रॉकेट्स स्पेशली मार्स में सेंड भी करे हैं, सारा प्रोसेस कर रहे हैं वो। तो इस तरीके की जो डीप थिंकिंग, डीप विजन वाले जो लोग होते हैं ना, इन्हें हम बोल सकते हैं फिलोसॉफर थिंकिंग, जो बहुत आगे तक की सोचते, बहुत दूर तक की सोचते, बहुत अलग अलग ओपिनियन दे सकते हैं हर एक टॉपिक के ऊपर। इस तरीके के लोगों को बोला जा सकता है फिलोसॉफर। तो फ्रांस के अंदर 3 फिलोसॉफर्स थे, मैंने नाम बताया था आपको, वापस से बोल देता हूँ। पहला नाम था जॉन लॉक, और इन्होंने क्या करा, इन्होंने बुक्स भी लिखी है। जैसे मैं बात करूँ जॉन लॉक ने, तो जॉन लॉक ने एक अपनी बुक थी जिसका नाम था 2 ट्रीटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट। क्या नाम है बुक का? 2 ट्रीटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट। इस बुक में स्पेशली इन्होंने किसके बारे में, इस बुक में इन्होंने जो किंग के अगेंस्ट, किंग को क्रिटिसाइज करते हुए बहुत सारी चीजें लिखी। क्रिटिसाइज करते हुए क्या लिखा, जैसे फॉर एग्जांपल कि जो राजा होते हैं, राजा के पास राजा क्या कहता है ना, नॉर्मली राजा ये कहता है कि मैं तो भगवान का अवतार हूँ, मुझे भगवान नहीं पहुंचाया है, आप लोग तो सब गरीब लोग हो, आपको मेरी बात मानना पड़ेगी। पहले ऐसे ही तो, ऐसे ही लोगों को बुद्धू बनाया जाता था, उल्लू बनाया जाता था कि हम तो भगवान के अवतार हैं, हम लोगों ने ऐसे ही करा। आप लोगों ने देखा होगा आज की तारीख में वैसे बहुत सारे बाबाज भी होते हैं जो कहते हैं कि मैं तो खुद भगवान का अवतार हूँ। ठीक है, तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं उनके माइंड्स के साथ खेला जाता है। तो जो जॉन लॉक थे ना, उन्होंने अपनी जो 2 ट्रीटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट में स्पेशली राजा के अगेंस्ट, कि राजा का कोई ऐसा देवी पावर या कुछ नहीं होता, राजा भी हम लोगों की तरह एक ह्यूमन बीइंग, एक नॉर्मल इंसान है, ऐसी चीजें, ऐसी सारी चीजें उसमें बुक में लिखा जाता है और क्रिटिसाइज किया गया था। सेकेंड नंबर की अगर मैं बात करूं, जीन जैक रूसो, इनकी भी एक फेमस बुक थी द सोशल कॉन्टेक्स्ट। सोशल कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने बताया था कैसे राजा और जो पब्लिक है इनके बीच में किस तरीके से रिलेशनशिप होना चाहिए, किस तरीके से सोसाइटीज के अंदर आपस में तालमेल होना चाहिए, उन्होंने वो डिस्कस करा। एंड थर्ड नंबर की अगर बात करूँ मॉन्टेस्क्यू, तो इन्होंने इनकी जो बुक थी फेमस जिसका नाम है द स्पिरिट्स ऑफ द लॉ। देखो मैं बुक्स के नाम क्यों बता रहा हूँ, मैं फिलोसॉफर्स के नाम क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपका जो पेपर का पैटर्न होता है, इसमें 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव बेसिस या 1 मार्क्स से रहते हैं, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मैं वही एक एक टॉपिक्स को बहुत डिटेल्स में बताने की यहाँ पे कोशिश भी करता हूँ। तो जो थर्ड नंबर के जो थे हमारे फिलोसॉफर्स, अब तो आपको पता होगा मॉन्टेस्क्यू, इनकी भी बुक थी, तो उन्होंने भी स्पेशली क्या बता रखा है, इन्होंने अपनी बुक में बता रखा है कैसे द डिवीजन है ना, डिवीजन ऑफ पावर, कैसे सोसाइटीज के अंदर जो पावर है इसको डिवाइड किया जा सके, कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके। तो पावर को इन्होंने किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, इन्होंने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ लेजिस्लेटर्स, जुडिशरी एंड हम बात करें एग्जीक्यूटिव। इस तरीके से जो है पावर होना चाहिए, राजा के पास सारा पावर होना चाहिए, इनके पास होना चाहिए। और इन्हीं की बुक के कारण हम जब आगे जो हमारे नेक्स्ट वीडियो आएंगे वहाँ पे आप देखोगे कैसे इस बुक के कारण और कैसे फ्रांस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, वो अभी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो की लेंथ बहुत हो जाएगी और बच्चे बोलेंगे कि सर आपके वीडियोस जो होते हैं समझ में तो आते हैं लेकिन बहुत
बहुत बड़े होते हैं। देखो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि वीडियो मैं डिटेल में बना रहा हूँ, फुल डिटेल में, तो ताकि आप लोगों को एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये तो सारी चीज़ें हो गई कि फिलोसोफर्स इस तरीके से लोगों के माइंड, ओपिनियंस को क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे। अब इसी के बाद अगर मैं बात करूँ तो सोचो जरा ये माइंड चेंज होते कैसे थे। तो ये क्या करते थे, क्योंकि फ्रांस के सारे लोग तो एजुकेटेड थे नहीं। आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर आप तो 200-300 साल पहले बात कर रहे हो और वहाँ पे कौन पढ़ा लिखा होगा। आज की तारीख में अभी राइट नाउ हमारी क्लास के अंदर ऐसे बहुत सारे गधे बैठे हुए हैं जो बुक नहीं पढ़ सकते इंग्लिश की ढंग से, इंग्लिश मतलब ये SST की, तो वहाँ पे कैसे पढ़ते होंगे उस टाइम लोग। तो उस समय क्या होता था नॉर्मली ना, लोग डिस्कस तो करते होंगे, आप लोग को पता है, जैसे आज बहुत सारे लोग ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, कहीं ना कहीं बातें करते, गपशप करते। एज इट इज उस टाइम पे क्या होता था, लोग नॉर्मली जहाँ बैठते थे ना वो था कॉफ़ी हाउस हो गया, या फिर सलून, जो सलून्स की शॉप्स हो गई, वहाँ पे लोग बहुत सारे बैठते थे और वहाँ पे ये बैठे बैठे डिस्कस करते थे। आप देखना हमारे यहाँ भी तो होता है, कहीं पान की दुकान पे, कहीं चाय की दुकान पे, या फिर स्पेशली जो गांव के लोग अगर ये वीडियो देख रहे होते तो वहाँ पे कहीं एक पेड़ रहता है, उस पेड़ के नीचे बहुत सारे लोग बैठे रहते, आजा आजा भाई आजा, तू भी आजा, अपन बात करते। तो इस तरीके से जो था ना, इस तरीके से लोग वहाँ बैठे रहते थे और वहाँ पे इनके बारे में, इनके जो थॉट्स उनको डिस्कस करते थे। पहली चीज ये। दूसरी चीज क्या थे, जो एजुकेटेड लोग थे, जो पढ़े लिखे थे, वो क्या करते थे, इनकी बुक को ऐसे प्लेसेस पे जोर जोर से पढ़ते थे, इतनी जोर से पढ़ते थे कि जो बिल्कुल पैदल लोग हैं, पैदल मतलब जिनको पढ़ना नहीं आता है, वो लोग भी इस सारी चीज़ों को समझ सकते थे। तो ऐसी सिचुएशन होती थी वहाँ से, जिसके कारण वो लोगों के माइंड, थॉट कहीं ना कहीं, पूरे तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि सब चेंज हो गए, एक ही दिन में सब लोगों को चेंज कर दिया, पर कहीं ना कहीं उनके माइंड और थॉट, सोचने की प्रोसेस थोड़ी सी जो है वो चेंज हो जाती है। ऐसी सिचुएशन होती है फ्रांस के अंदर। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा अभी तक का हमारा ये टॉपिक। सोचता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आपकी तरफ से रिस्पांस बता सकते हैं, या तो लाइक करके या कमेंट करके, ताकि मुझे समझ पड़े कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा है। इसके बाद जो मेरा अभी थर्ड वीडियो, जो मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूँगा, ये थर्ड है, फोर्थ जो वीडियो अपलोड करूँगा, देखो मैं सीरीज़, तो उसमें भी आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।